Hello, dear learner. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss size separation. आज हम साइज सेपरेशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, definition of sieve and types of sieve, mechanism behind size separation and one equipment that's a sieve shaker which used for the size separation. ये सारी चीज़ें इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग इक्विपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और मैंने जितने भी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाए हैं उस सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो लेट्स डिस्कस साइज सेपरेशन. Firstly, we see what are the contents given as per the syllabus for size separation. Firstly, the objectives of size separation, then official standards of powder and sieves. This point is very important for your all types of exam, means practical exam, theory exam and your GPAT exams. Application of size separation, mechanism of size separation, then principal construction working use, merits and demerits of the equipments which are used for size separation, and they are sieve shaker. We are all known about this instrument. Then cyclone separator, air separator, bag filter and electrician tank. So let's discuss one by one. सबसे पहले हम साइज सेपरेशन का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं. A special technique is used to separate particles of specified size, which is known as the process of size separation. मतलब जब भी हम किसी मटेरियल का साइज रिड्यूस करते हैं तो उनका जो पार्टिकल्स है उनको सेपरेट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करेंगे उसे हम कहेंगे साइज सेपरेशन. लेकिन एक्चुअली डेफिनेशन क्या है साइज सेपरेशन? साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन that involves the separation of a mixture of various size of the particles into two or more portions by means of screening surface. अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया स्क्रीनिंग सरफेस. इसका मतलब क्या है? दे यूज़ द sieve. तो कोई भी मटेरियल जब हम किसी sieve में से पास करेंगे और जो पार्टिकल साइज ओवर साइज है दैन द मेश ऑफ द sieve दे आर रिटन ऑन द सरफेस, और जो अंडर साइज है वो पास हो जाएगा फ्रॉम द sieve. That's why they mention one sentence in definition, mixture of various size of particles into two or more portions by means of screening surface. तो next है objectives of size separation. Determine the particle size and size distribution. देखो जब भी किसी भी मटेरियल का हम साइज रिड्यूस करते हैं तो उसके जो पार्टिकल साइज हमें मिले हैं उसको अगर डिटरमाइन करना है तो ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे. दूसरा वहाँ पे उन्होंने साइज डिस्ट्रीब्यूशन ये ऑब्जेक्टिव वहाँ पे मेंशन किया. उसका मतलब क्या है? देखो जब भी हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी मटेरियल के पार्टिकल साइज का, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पैरामीटर्स. सबसे पहला था एवरेज पार्टिकल साइज, देन मैक्सिमम पार्टिकल साइज एंड मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. और ये एक एज अ क्वालिटी एनालिसिस के लिए भी हम ये यूज़ करते. सेकेंड वन, यूज एज अ क्वालिटी कंट्रोल टूल फॉर एनालिसिस. सी किसी भी मटेरियल का किसी भी ड्रग का हम साइज रिड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस रहता है. फॉर एग्जांपल सोल्यूबिलिटी एनहांस करना है तो पार्टिकल साइज रिड्यूस होने से क्या होगा? सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी. अगर वो ड्रग के पार्टिकल साइज रिड्यूस फॉर्म में है तो ही आपको आपका जो भी एम था सोल्यूबिलिटी बढ़ाने का वो आप अचीव कर सकते हो. तो ये साइज सेपरेशन टेक्निक एज अ क्वालिटी कंट्रोल टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर ड्रग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, टू चेक द इफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट. देखो जो भी हमने मिल्स अभी तक जो पढ़े हैं उस मिल में हर एक वो बोलते हैं कि ये पार्टिकल साइज हम इतने तक इतने माइक्रोमीटर तक हम रिड्यूस करते हैं. ओके लेकिन वो इफिशिएंटली वो साइज को रिड्यूस करता है कि नहीं, अगर ये डिटरमाइन करना है तो हम ये साइज सेपरेशन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं. लास्ट ऑब्जेक्टिव, यूज इन ऑप्टिमाइज प्रोसेस लाइक एजिटेशन टाइम, स्क्रीनिंग टाइम, फीड रेट. ये जो सारे पैरामीटर्स है दैट पैरामीटर्स आर यूज इन अ साइज सेपरेशन इक्विपमेंट. जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन के लिए सारे पैरामीटर्स वहाँ पे यूज़ करते. तो ये सारे पैरामीटर्स को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो हम ये साइज सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. ऑप्टिमाइज मतलब क्या है? आप किसी भी प्रोसेस को जब ऑप्टिमाइज बोलते हैं इसका मतलब क्या है? ये प्रोसेस अगर आप यूज़ करोगे तो रिजल्ट विल बी नॉट चेंज, वो चेंज कभी होगी नहीं. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन. Sieves for the pharmacopoeia testing
are constructed from wire cloth with square meshes woven from wires of brass, bronze, stainless steel or any other suitable material. See, as per the pharmacopoeia हम sieve किसे कहते हैं? The sieves which are constructed from the wire cloths. ओके, किसी वायर क्लॉथ से हमने उसको बनाया है विथ स्क्वायर मेशेस. अब ये मेशेस का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो. मेशेस को हम जितने भी आप सीव में आपको होल्स ऑब्जर्व होते हैं, एपर्चर ऑब्जर्व होते हैं, हम उसको कहते हैं मेशेस. ओके, एंड दैट मेशेस आर ओवन फॉर्म, मतलब उसको सिला जाता है फ्रॉम वायर्स ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और एनी अदर सुटेबल मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल नायलॉन से भी हम क्या बनाते हैं? मेशेस बनाते हैं. ओके, तो हम इसे कहते हैं सीव्स. द वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड. जो भी हम वायर यूज़ करते हैं, किसी भी मटेरियल का वायर यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द मेशेस ऑफ द सीव, तो उस पर किसी भी प्रकार की कोट नहीं चाहिए. अगर वो कोटेड रहेगी तो दैट कोटेड मटेरियल शुड बी कम इन द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, देयर should not be any reaction between the material of the sieve and the substance which is being shifted from it. जो भी कंटेंट रहेगा, मेटल का रहो या ब्रॉन्ज का रहो या स्टेनलेस स्टील का, जो भी वायर्स रहते हैं मेशेस के, उसके जो भी कंटेंट वो लीच नहीं होने चाहिए. दैट शुड नॉट कम इन द प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट हम उस सीव में से पास करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द सीव्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सीव्स. सिर्फ हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपके सारे बुक्स में अवेलेबल है. तो कौन से टाइप्स हम यूज़ करते हैं ऑफ सीव इन फार्मा इंडस्ट्री? फर्स्ट वन इज वन वायर सीव्स, ब्लॉटिंग क्लॉथ सीव्स, क्लोजली स्पेस बार्स एंड पंच प्लेट्स. तो जो फर्स्ट नंबर का जो वन वायर सीव्स है, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है इन इंस्टीट्यूट एंड इन फार्मा प्रोफेशंस. तो ये कुछ जो सीव्स है इनके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स हम अब ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. नाउ वी डिस्कस कॉमन स्टैंडर्ड यूज फॉर द सीव. इसका मतलब है कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ पैरामीटर ध्यान में रखकर इन सीव को बनाया है जो कि हम फार्मा इंडस्ट्री और एज वेल एज इन इंस्टीट्यूट में यूज़ करते हैं. तो ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जीपैट में भी पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द टेलर स्टैंडर्ड सीव सीरीज़ जो कि यूएसए में है. देन यूएस स्टैंडर्ड सीव सीरीज़, देन ब्रिटिश स्टैंडर्ड सीव सीरीज़, देन जर्मन डीआईएन. डीआईएन का मतलब है टच इंडस्ट्री नॉर्मन. इसका मतलब है इंडस्ट्री नॉर्म्स की को ध्यान में रखकर बनाए हुए जो कि जर्मनी और यूरोप में इसको फॉलो किया जाता है. देन आईपी स्टैंडर्ड मतलब इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स के सीव्स. एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल टेस्ट सीव सीरीज ISO. ISO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से बनाए गए सीव. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स जो है हम सीव को जब परचेस करते हैं तो ये स्टैंडर्ड्स को देख के हम उसको परचेस करते हैं इन फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर एकेडमिक्स पर्पज. नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड फॉर सीव्स यूज फॉर फार्माकोपिया टेस्टिंग. फॉर एग्जांपल अगर कोई आईपी स्टैंडर्ड्स की सीव को अगर यूज़ करता है इन प्रैक्टिकल और इन फार्मा इंडस्ट्रीज़, तो वो सीव कुछ जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है उसके हिसाब से उसको बनाया है कि नहीं, और वो यूज़फुल है कि नहीं हमारे प्रैक्टिकल और फार्मा इंडस्ट्री के वर्क के लिए. तो ये पैरामीटर्स हम चेक कर सकते हैं. तो वो कौन से पैरामीटर्स है? तो ये पैरामीटर्स भी आपको जीपैट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते बहुत बार. तो ये 5 पैरामीटर्स है: नंबर ऑफ सीव, नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया एंड द लास्ट वन इज द टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज. तो ये सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ सीव्स. तो नंबर ऑफ मेशेस पर लीनियर लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 mm और 1 इंच. अब यहाँ पे उन्होंने मेशेस वर्ड यूज़ किया है. मैं आपको फिर से बताता हूँ. मेशेस का मतलब है एक अगर होल है उसको हम एक मेश कहेंगे. नंबर ऑफ होल्स है इन सीव में उसको हम मेशेस कहते हैं. उसको अनदर वर्ड भी है एपर्चर. तो ये तीनों वर्ड एक ही है, कंफ्यूज मत होना. तो नंबर ऑफ सीव देखो आपने बहुत प्रैक्टिकल में यूज़ किया होगा ड्यूरिंग उसमें प्रैक्टिकल के नोटबुक में लिखा रहता है कि 30 नंबर की सीव्स यूज़ करना है, 100 नंबर की सीव यूज़ करना है.
तो ये जो स्यू को नंबर दिया जाता है तो किस बेसिस पे दिया जाता है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक बाय यूजिंग वन मार्कर 1 इंच का हम स्क्वायर लेंगे और उस स्क्वायर में जितने भी मेशेस आएंगे मतलब होल्स आएंगे एपर्चर आएंगे उसको हम काउंट करते हैं। तो जितना काउंट आएगा उस काउंट के हिसाब से उसको उस स्यू को नंबर दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 10 नंबर स्यू, उस पर नंबर ऑफ मेशेस कितने हैं तो वो 10 है, इसलिए उसको 10 नंबर की स्यू कही जाती है। अगर 100 नंबर की स्यू अगर उसको नाम है, इसका मतलब क्या है 1 इंच के स्क्वायर में वहाँ पे 100 मेशेस है, मतलब 100 होल्स है, 100 एपर्चर से। तो ये भूलना नहीं कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर GPAT एग्जाम। द नेक्स्ट टर्म इज नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर। एग्जैक्टली हमें किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट वायर इज नोन एज नॉमिनल साइज ऑफ द एपर्चर। ये समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम पुट की है जो कि एक प्लेन मेश की है, प्लेन सिव की है। तो आपको जो भी स्क्वायर दिखते हैं उस मेश में उसे हम कहेंगे एपर्चर, ओके। और जो स्क्वायर जिन वायर की वजह से बना है और वो दो वायर के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर। इट रिप्रेजेंट द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द एपर्चर साइज फॉर स्यू इन mm और इन माइक्रोमीटर, ओके। तो ये डिपेंड ऑन स्यू नंबर पे ये एपर्चर साइज रहती है। द नेक्स्ट टर्म इज नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब जिस वायर से उसको बनाया जाता है स्यू को उसका डायमीटर भी इम्पॉर्टेंट है। देखो जैसे नंबर कम होगा स्यू का, फॉर एग्जांपल 10 नंबर की स्यू है उसके वायर का डायमीटर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द स्यू नंबर 100, उसका डायमीटर कम रहता है। तो जो भी आप वायर यूज़ करते हो उसको कुछ सफिशेंट स्ट्रेन चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये मटेरियल शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर वहाँ पे डेवलप्ड होता है, तो उसके वजह से डिस्टोरेशन हो सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए ये डायमीटर भी इम्पॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, द एरिया ऑफ द मेश एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्यू। अब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये एक स्यू की डायग्राम है। जितना भी आपको एरिया जो दिख रहा है स्यू का उसमें से हम मटेरियल को शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस शिफ्टिंग एरिया को अगर जब हम परसेंटेज में बोलते हैं तो वो टर्म को हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिडर एरिया ऑफ द सिंगल मेश इज 2 mm स्क्वायर, मतलब जो भी एपर्चर है उसकी साइज़ कितनी है 2 mm स्क्वायर है, एंड द टोटल सीविंग एरिया इज़ 50 mm स्क्वायर। मतलब जितने भी आपको इस स्यू में अगर एरिया दिख रहा है वो कितना है 50 mm स्क्वायर में है। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना मटेरियल हम शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम द स्यू हैविंग टोटल सीविंग एरिया इज 50 mm स्क्वायर एंड मेश हैविंग द एपर्चर साइज इज 2 mm स्क्वायर, दैट टाइम जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको परसेंटेज मिलेगा 4%। मतलब 4% आप यूज़ कर सकते हैं फॉर शिफ्टिंग पर्पज एनी काइंड ऑफ मटेरियल। तो generally the sew's area is kept within the range of 35 to 40% in order to give suitable strain to the sew। तो आप कोई भी अगर स्यू नंबर यूज़ करते हो तो उसमें से आप 35 to 40% एरिया शिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज। इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। सी कोई भी कंपनी है जो कि स्यू को मैन्युफैक्चर करती है, दैट स्यू आइदर मैन्युफैक्चर बाय हैंडमेड और मशीन मेड। तो जो भी वो स्यूज़ है उसमें जो भी एपर्चर्स है, मतलब जो भी मेश है, जो भी होल्स है, उनकी साइज जो है वो एक जैसी रहेगी क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। स्यू में जितने भी एपर्चर है हर एक का साइज एक जैसा रहेगा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो उनमें कुछ जो वेरिएशंस आते हैं उस वेरिएशंस को हम कहेंगे टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सम वेरिएशन इन एपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल। सी फॉर एग्जांपल किसी स्यू में 100 मेश है, मतलब 100 एपर्चर्स है, तो सारी के सारी इसमें वेरिएशन चलेगा क्या? नहीं, कुछ जो एपर्चर्स है उसमें जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हर एक में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। This variation is expressed as a percentage and it is known as aperture tolerance average।
अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई आपको एक इमेज दी गई है, उसमें 100 एपर्चर्स है, तो आप क्या करोगे, उस जो भी एपर्चर्स है उसकी साइज काउंट करोगे, तो उसका जो भी वेरिएशंस आएगा 100 एपर्चर का जो भी वेरिएशंस आएगा आप उसको कैलकुलेट करेंगे इन परसेंटेज, तो उस परसेंटेज को हम कहेंगे एपर्चर टॉलरेंस एवरेज। द एवरेज एपर्चर साइज कैन बी अलाउ टू वेरी एंड स्टिल बी एक्सेप्टेबल फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज़ यूज। देखो प्रैक्टिकली तो ये इम्पॉसिबल है कि हर एक स्यू के जो एपर्चर्स है वो एक जैसे रहे, तो जो भी है प्लस माइनस वेरिएशंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर स्यू पर्पज। जैसे कि जो इम्प्योरिटी हम टेस्ट करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि 1% इम्प्योरिटी चलेगी किसी भी प्रोडक्ट में, तो सेम जो वेरिएशन है प्लस माइनस हम कंसिडर करते हैं। द फाइन मेश कैनॉट वन विथ द सेम एक्यूरेसी एज द कोरस मेश। फाइन मतलब क्या है, जिसमें जो मेश का जो नंबर है वो ज़्यादा रहता है, मतलब जो फाइन पाउडर्स के लिए हम शिफ्टिंग के लिए हम जो मेश स्यूज यूज़ करते हैं उसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, तो उसमें एक्यूरेसी रेट जो रहेगा वो कम रहता है, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो कोरस है मतलब जिसके एपर्चर साइज बड़े हैं उसमें एक्यूरेसी रेट मैक्सिमम चाहिए। Hence, the aperture tolerance average is lower for coarse sieves than the fine sieves। यही रीज़न है कि जो भी फाइन सीव्स है उनका जो टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज है वो हम ज़्यादा, उसका लिमिट हम ज़्यादा रखते हैं कंपेयर टू द सीव हैविंग द कोरस एपर्चर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज। नाउ द नेक्स्ट वन, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं हमने अभी जो डिस्कस किए थे वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सी एक टेबल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर जो 1 है उसमें एक 4 नंबर उन्होंने मेंशन किया, वो क्या इंडिकेट करता है, जो 4 नंबर की सीव है उसके हम पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, अप्रॉक्सीमेट सीव नंबर, तो वो क्या बताते हैं, वो जो स्यू है वो 4 नंबर की स्यू। इसका मतलब क्या है, जब हम 1 इंच का स्क्वायर ड्रॉ करेंगे उस स्यू में तो आपको उस 1 इंच के स्क्वायर में आपको 4 ही एपर्चर, 4 ही होल वहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गए, इसलिए उस स्यू को हम बोलते हैं 4 नंबर स्यू। दूसरा उन्होंने पैरामीटर दिया है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 55%। मतलब जब 4 नंबर की स्यू यूज़ करोगे तो आपको शिफ्टिंग के लिए 55% सीविंग एरिया हम यूज़ करते हैं। देन नॉमिनल एपर्चर साइज, मतलब जो एपर्चर है 4 नंबर के स्यू में, मतलब जो स्क्वायर आता है एपर्चर का उसकी साइज़ कितनी है, 4 mm है। और जो टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज दिया वो कितना है, 0.13 प्लस माइनस mm, मतलब जो भी मेशेस वहाँ पे है तो उनका जो टॉलरेंस आएगा वो 0.13 आएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको जीपैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। तो कुछ स्यू नंबर है उसको बहुत बार पूछा गया है, लाइक स्यू नंबर 10, 30, 30, 100 एंड 120। ये सारे स्यूज़ के पैरामीटर अच्छे से पढ़ो ताकि आपको उसका बेनिफिट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होगा। Now the next point of discussion, very important point, that's official standards for powders. It is useful for your any type of exam, practical, theory, GPAT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द फार्मेसिस्ट में ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ये टेबल एग्जैक्टली हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई 10 ग्राम सैंपल दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पाउडर किस ग्रेड का है। ग्रेड मतलब ये कोरस है, फाइन पाउडर है या वेरी फाइन पाउडर। तो ये टेबल हम उस आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कोरस पाउडर किसे कहेंगे, तो आपको फॉर एग्जांपल 10 ग्राम सैंपल दिया गया है, वो 10 ग्राम सैंपल जब 10 नंबर की जो स्यू है उसमें से वो पास हो जाए, मतलब उस पाउडर के पूरे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कोई भी पार्टिकल्स उस 10 नंबर की स्यू के सरफेस पे रहेगा नहीं। और वो जो 10 नंबर की जो स्यू है उसका जो मेश एपर्चर साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 1.7 mm। और जो 10 ग्राम सैंपल आपको दिया गया है वो 44 नंबर के स्यू में से जिसका एपर्चर साइज है 355 माइक्रोमीटर्स, उसमें से 10 ग्राम में से 4 ग्राम मतलब 40% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और 6 ग्राम मतलब 60% क्या रिटेन रह जाएगा उसके सरफेस के। ऐसे पाउडर को हम कहेंगे कोरस पाउडर। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम किस पाउडर को मॉडरेटली कोरस पाउडर कहेंगे। तो आपने क्या किया, 10 ग्राम सैंपल लिया, उसको 22 स्यू में से
पास किया। जब वो पाउडर पूरी की पूरी मतलब सभी पार्टिकल्स 22 नंबर के स्यू में से पास हो जाएगी, एक भी पार्टिकल उसके सरफेस पे नहीं रहेगा, और उस 20 नंबर स्यू का जो अपर्चर साइज़ है वो 710 माइक्रोमीटर से, और वो 10 ग्राम सैंपल जब आप स्यू नंबर 60 जिसका अपर्चर साइज 250 माइक्रोमीटर है उसमें से पास करोगे तो उसमें से 4 ग्राम मतलब 40% पास हो जाएगा, और 6 ग्राम मतलब 60% रिटेन रह जाएगा उस सरफेस पे। उस पाउडर का हम कहेंगे मॉडरेटली कोरस पाउडर। तीसरा आता है मॉडरेटली फाइन पाउडर। हम किसे कहेंगे? जो पाउडर के पार्टिकल 44 नंबर की स्यू में से पास हो जाएंगे, कोई भी पार्टिकल्स उसके सरफेस पे नहीं रहेगा, और उस 44 नंबर स्यू का जो अपर्चर साइज रहेगा वो रहेगा 355 माइक्रोमीटर्स। और जब हम 85 नंबर की स्यू यूज़ करेंगे और वो सेम सैंपल जब पास करेंगे तो उसमें से 40% मतलब 4 ग्राम सैंपल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, और 60% मतलब 6 ग्राम सैंपल 85 नंबर की स्यू के सरफेस पर रिटेन रह जाएगा। उस पाउडर का हम कहेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर। फाइन पाउडर हम किसे कहेंगे? जो 85 नंबर के स्यू में से पास हो जाए, एक भी पार्टिकल उसके सरफेस पे ना रहे, और उस 85 नंबर स्यू का जो अपर्चर साइज रहेगा वो रहेगा 180 माइक्रोमीटर्स। उस पाउडर का हम कहेंगे फाइन पाउडर्स। वेरी फाइन पाउडर हम किसे कहेंगे? जो पाउडर के पार्टिकल्स 120 नंबर के स्यू में से पास हो जाए, एक भी पार्टिकल्स उसके सरफेस पर ना रहे, और उस 120 नंबर स्यू का जो भी अपर्चर साइज रहेगा वो रहेगा 125 माइक्रोमीटर्स। उस पाउडर को हम कहेंगे वेरी फाइन पाउडर्स। तो ये टेबल आप आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द ग्रेड ऑफ द पाउडर के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मोड ऑफ मोशन इन साइज सेपरेशन। मतलब कौन से मैकेनिज्म के बेसिस पे हम उस पार्टिकल को सेपरेट करते। लेट्स सी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म: एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम ये वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते। जब एजिटेशन की हम बात करेंगे उस पर 3 टाइप के हम मोशन यूज़ करते हैं: ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। तो सबसे पहले हम ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑसिलेशन में जो स्यू की मूवमेंट रहेगी वो अप एंड डाउन रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ इन डायग्राम। सी, यहाँ पे वो जो स्यू है, एक मैं एरो के थ्रू उसको डायरेक्शन बताता हूँ, एक उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में रखा गया है, और वो जो स्यू रहेगी उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट रहेगी, हम उसे कहेंगे ऑसिलेशन मूवमेंट। तो एग्जैक्टली ये सेपरेशन कैसा होता है? सी, आई विल शो वन एनिमेशन। यहाँ पे आपको एक येलो कलर की जो स्यू दिखती है उसके ऊपर कुछ मटेरियल हम क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, और जो येलो कलर की जो स्यू है उसको अप एंड डाउन मूवमेंट की जाती है उसकी। तो जो भी ओवर साइज है पार्टिकल्स वो स्यू के ऊपर रह जाएंगे, और जो भी अंडर साइज है वो स्यू को पास किया जाएगा। तो ये है ऑसिलेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वाइब्रेशन मोशन। तो ये एग्जैक्टली ये वाइब्रेशन किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं? तो जो भी स्यू असेंबली रहती है उस स्यू असेंबली को अप एंड डाउन मूवमेंट्स देते हैं, और अप एंड डाउन मूवमेंट्स की वजह से क्या होते हैं? वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। और ये अप एंड डाउन मूवमेंट्स एक किसके वजह से होते हैं? ड्यू टू सम शॉकअप्स, जैसे हम अपने बाइक्स में यूज़ करते हैं। तो ये समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ। सी, जो भी मोशंस है स्यू असेंबली का अप एंड डाउन है उसकी वजह से क्या होगा? वाइब्रेशंस होगा। तो वाइब्रेशन से वजह से क्या होगा? जो मिक्सचर है बिग पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स, तो स्मॉल पार्टिकल्स वहाँ से सेपरेट होंगे, और जैसे वो सेपरेट होंगे तो जो भी अंडर साइज है वो स्यू में से पास हो जाएगा, और जो ओवर साइज है वो स्यू के ऊपर रह जाएगी। तो ये है वाइब्रेशंस। नेक्स्ट वन इज अ गायरेशन। तो गायरेशन में क्या रहता है? जो भी हम स्यू यूज़ करते हैं उनका शेप सर्कुलर रहता है, राउंड शेप की स्यूज़ हम यूज़ करते हैं, और इसका जो मोशन रहता है रोटरी मोशन रहता है, इसलिए इसको गायरेशन कहते हैं। तो जो इक्विपमेंट हम लैब स्केल में यूज़ करते हैं इट लुक लाइक दिस। सी, इसमें उन्होंने बताया है आउटलेट फॉर फाइन पार्टिकल्स एट द बॉटम, एंड जो लार्जर पार्टिकल्स उनका आउटलेट ऊपर के साइड में उन्होंने टॉप में दिखाया है। तो हम इसका जो मैकेनिज्म है हम एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सी, दिस इज द एनिमेशन ऑफ गायरेशन। तो सबसे पहले हम स्यू का लोकेशंस देखते हैं। सी, द स्यू इन बिटवीन द 2 कंपार्टमेंट्स। तो जो फीड हम ऐड करते हैं फ्रॉम द टॉप ऐड करते हैं, जो रेड पार्टिकल्स है दे आर ट्राइंग टू शो ओवर साइज पार्टिकल्स, और जो ब्लू है दे आर अंडर साइज मतलब वो फाइन पार्टिकल्स है। तो ड्यू टू दिस रोटरी मोशन क्या होगा? जो भी फाइन्स है वो स्यू में से पास हो जाएंगे, और जो भी ओवर साइज है वो रिटेन रह जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द स्यू, और उनके लिए आउटलेट उन्होंने
ओवर साइज़ के लिए टॉप पे दिखाया है और फाइन के लिए एट द बॉटम उन्होंने प्रोवाइड किया, तो हम इजीली दोनों भी पार्टिकल्स कैसे सेपरेट कर सकते। तो दिस mechanisms comes under agitation. Now next one is next mechanism है brushing. तो brushing itself explain its mechanism actually. See जब भी कोई चीज़ हम किसी सीव में से पास करते हैं, अगर वो पास ना हो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, तो हम क्या करते हैं, स्पैचुला से उसको प्रेशराइज करते हैं कि वो पास हो जाए। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की अगर GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करें, तो हम क्या करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं। सी इन द पिक्चर, अगर कोई मटेरियल हमें पास करना है तो सिंपली एक ब्रश लेंगे और उसको पास करेंगे। तो ये है ब्रशिंग मैकेनिज्म्स फॉर द साइज सेपरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट टर्म और डेफिनेशन, वी आर वेरी फैमिलियर विद द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक्चुअली एक साइक्लोन क्रिएट किया जाता है। तो एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सी इट्स अ साइक्लोन। तो एक साइक्लोन में क्या होता है, जो भी फाइन पार्टिकल्स है और जिनकी डेंसिटी कम है वो क्या होंगे, अपवर्ड मूवमेंट्स में मतलब ऊपर उड़ेंगे, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है और साइज़ ज़्यादा है वो बॉटम पे ही रहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि सिर्फ साइज़ मैटर नहीं करती है, डेंसिटी भी मैटर करती है। अगर बड़ा साइज़ है और उसकी डेंसिटी बहुत कम है तो ऐसे पार्टिकल्स भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द mechanisms for size separation. Now we discuss the last part of this video, in which we discuss the equipment which are used for the size separation, and the name of equipment is शिवशेखर। जो कि आप जब भी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स करोगे, फिजिकल फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स करोगे, तो वहाँ पे आप ये इक्विपमेंट बहुत बार आप यूज़ करोगे। तो कैलकुलेशन से आप इजीली फाइंड कर सकते हो साइज डिटर्मिनेशन ऑफ गिवन सैम्पल। तो वो असेंबली दिखती कैसे, सिट लुक लाइक दिस। तो एट द बॉटम जो आपको स्विच जहाँ पे नज़र आते वो एक्चुअली शिवशेखर की मशीन है, जिसका काम है एजिटेशन, टू प्रोवाइड एजिटेशन और वाइब्रेशन टू द स्यू। तो एग्जैक्टली इसका प्रिंसिपल क्या है, एजिटेशन प्रिंसिपल पे ये शिवशेखर वर्क करता है। तो हम रिमेनिंग असेंबली के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ स्यूज विथ पैन। एट द बॉटम दिख रहा है आपको पैन है और उसके ऊपर 8 स्यूज है। तो जो टॉप में स्यू आएगी वो उसका जो नंबर रहेगा वो कम रहेगा। फॉर एग्जांपल टॉप में जो आएगी वो 10 नंबर की स्यू है एंड एट द बॉटम इट्स 100 नंबर स्यूज। तो मतलब जो एपर्चर साइज़ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसी रिड्यूस होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल में, जो भी स्यूज है मतलब एम्प्टी स्यूज, उनका वेट लेते हैं इंक्लूडिंग पैन। लीड का हम वेट नहीं लेते, सिर्फ हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्यूज और पैन का, एम्प्टी पैन का हम वेट लेते हैं। और बाद में क्या करते हैं, इस असेंबली पे उसको फिक्स किया जाता है और जो भी सैंपल दिया गया है नोन अमाउंट वाला सैंपल वो हम टॉप में ऐड करते, जो पहली सी आती है टॉप में वहाँ पे हम ऐड करेंगे। बाद में उस लीड को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे बाय मीन्स ऑफ रॉड। बाद में ये इक्विपमेंट 10 मिनट्स के लिए हम क्या करते हैं, रन करते हैं। और 10 मिनट्स के बाद इस पूरे असेंबली को निकाला जाता है और सारे जो असेंबली मतलब इंक्लूडिंग पैन एंड स्यू उसका वेट लिया जाता है। लीड का वेट नहीं लिया जाता और सारे स्यूज का और पैन का वेट लिया जाता है और उस वेट के आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं और साइज डिटरमाइन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शिवशेखर एंड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कीप इन टच विथ माई चैनल। थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड कंटिन्यूस सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।